जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त कैसे हैं? ये जैसा कि दोस्त आप जानते हैं, ये हमारा साइंस का लेक्चर है। जैसा कि आपने देखा कि हमने पिछले अपने सेशन में किस प्रकार साइंस के सेकंड चैप्टर को, जो दोस्त हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर को हम कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि 2.3 यानी कि मिश्रण के पृथक्करण के घटक, मतलब जो घटक हैं उनके कैसे उनके पृथक्करण किया जाए, उनके घटकों का हमने लगभग 8 विधियां देखा, उनके बारे में समझा। चाहे वाष्पीकरण हो या क्रोमेटोग्राफी हो या आप केंद्रीय यंत्र हो उसके थ्रू, या फिर और भी जितने भी हमने प्रोसेस है उसमें 8 विधि में देखें। सभी विधियों को हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से समझा और हमने बखूबी अच्छे तरीके से उसको लिख भी लिया है। अब है दोस्त हमारा टाइम पढ़ने का 2.4, जिसमें आप एक अच्छे बिंदु की तरफ चलेंगे, उसे समझेंगे क्या है। आइए चलिए दोस्त समझते हैं कि 2.4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बार दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर करें। यहाँ पर दोस्त एक ध्यान दीजिएगा, या थोड़ा बदलाव किए हैं। यहाँ पर आपको स्लाइड भी मिलेगा, यानी कि आप स्लाइड में बखूबी अच्छे तरीके से देख भी पाएंगे कि क्या अच्छे से लिखा है, या कोई हम पिक लगाएंगे, कोई प्रयोग के रूप में पिक लगाएंगे तो वो भी आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। कुछ समझाना हुआ, कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बताना हुआ तो हम बोर्ड पर भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ, और हमारा दोस्त प्रोसेस वही रहेगा। पहले चीज़ों को समझेंगे। पहले क्या करेंगे दोस्त, पहले चीज़ों को समझेंगे, उसके पश्चात उन चीज़ों का नोट्स बनाएंगे। हमारा यही प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक चलते रहेगा। चलिए ये चलते हैं जल्दी। देखिएगा दोस्त, देख सकते हैं जिसमें आप अभी दोस्त पढ़ने वाले हैं 2.4, जिसमें आप देखेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। समझिएगा दोस्त, आप 2.4 में, यानी कि आप अभी क्या करना है दोस्त, आपको जब कभी भी हम कोई चीज़ समझा रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए कि पेन और कॉपी लेकर बैठे, परंतु जब समझा रहे हैं तो उस वक्त उसको आराम दीजिए। जब समझा रहे होते हैं तो आप जो भी आप बिहार बोर्ड से हैं या आप एनसीईआरटी यूज करते हैं, तो ये दोनों में से आप जो भी किताब प्रेफर करते हैं वो किताब लेकर साथ में बैठिए, ताकि आपको इतना समझ आए दोस्त कि 2.3 में हमने क्या पढ़ा था, क्या वही चीज़ें सर बता रहे हैं, 2.4 में क्या चीज़ें हैं क्या वही बता रहे हैं, आपको इसका नॉलेज हो। तो चलिए दोस्त हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। है 2.4 दोस्त, जिसमें आप देखने वाले हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पहले थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद फिर स्लाइड में चलते हैं। समझिएगा भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं दोस्त, समझिएगा। जब आप किसी भी पदार्थ के भौतिक बाहरी रूप से उसका अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने का मतलब समझिएगा, जैसे हमने आपको ये दिखाया, जैसे ये मार्कर है दोस्त, आपको हमने सामने से दिखाया था। आप इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका भौतिक रूप से देखने का मतलब इसको पहले बाहरी आवरण से देखेंगे कि क्या है। ये रिजिड है, हाँ रिजिड है, यानी कठोर है। कलर है, कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। यहाँ पर कौन सा कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर है। यानी कि आप इसे भौतिक रूप से, यानी बाहर से आप इससे सबसे पहले अवलोकन कर रहे हैं। इसकी लंबाई क्या हो सकती है, ये कठोर है या यह दब सकता है या गैस है, क्या चीज़ है, आप इसे बाहर से सबसे पहले इसका अवलोकन करते हैं। जैसे आप अपने विद्यालयों में जाते होंगे, आपके दोस्त आते होंगे, तो आपका दोस्त कहीं दूर से दिखाई दे रहा है और आप उसको देखकर अवलोकन कर पाते हैं कि हाँ आज ये नहाया है या नहीं नहाया है, कंघी किया है या नहीं किया है बाल में, इत्यादि चीज़ों का आप जिस प्रकार अवलोकन कर लेते हैं, उसी प्रकार जब आप साइंस की दुनिया में दोस्त आएंगे तो किसी भी पदार्थ को जब बाहरी रूप से अवलोकन किया जाता है तो वो होता है भौतिक रूप। क्या होता है, वो भौतिक रूप होता है। आइए समझिएगा, देखिएगा क्या है दोस्त, समझिएगा, ध्यान से देखेंगे दोस्त। क्या है, हम अब पढ़ रहे हैं, आपका देख सकते हैं हम क्या देख रहे हैं दोस्त,
हम देख रहे हैं अभी आपका 2.4 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जिसमें आप भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन समझ रहे हैं। हम अब समझ रहे हैं पहला पॉइंट भौतिक गुण। भौतिक गुण में हमने अभी जो भी बताया देखिएगा ध्यान से, ऐसा गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया दोस्त कि जिनका हम क्या कर सकते हैं, देखकर ही तो अवलोकन करेंगे या उनके गुणों का वर्णन करेंगे, तो वही बात है दोस्त। अब देखिएगा क्या क्या कर सकते हैं उनके अवलोकन में। आप रंग का पता लगा सकते हैं, कुछ पदार्थ का रंग क्या हो सकता है। कठोरता यानी कि वो कठोर है या तरल अवस्था में है या ठोस अवस्था में है या गैस अवस्था में, किस अवस्था में है ये आप पता लगा सकते हैं। रिजिड दृढ़ता यानी कि उनके अंदर क्या दृढ़ है। अब देखिए ये जैसे मार्कर है, अब जाहिर सी बात इस पर हम प्रेस कर रहे हैं तो ये दृढ़ है, स्थिर है, मजबूत है, इस चीज़ का पता चल रहा है। अब उसी प्रकार देखिएगा बहाव। अब समझिएगा कि लिक्विड कोई होता है उनके अंदर बहाव प्रॉपर्टी होती है। आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी द्रव के अंदर क्या होती है, बहाव की गुण होता है। तो यानी कि अगर उसके अंदर बहाव का गुण है तो आप उसे द्रव्य कह सकते हैं। उसी प्रकार घनत्व उनके अंदर है कि नहीं है, इस बात का आप अवलोकन करेंगे। द्रवणांक का अवलोकन कर पाते हैं या क्वथनांक का, और हमने आपको बता चुके हैं दोस्त बहुत अच्छे तरीके से कि द्रवणांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। ये हमने आपको पिछले ही कक्षा यानी कि पहले ही चैप्टर में बता चुके हैं। ये सब चीज़ें आपने देखा और समझा और हमने बताया। दूसरा देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। समझिएगा, कह रहा है कि पदार्थों का अंतः रूपांतरण, समझिएगा किसी भी पदार्थ का अंतः रूपांतरण भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब अगर जल है, समझिएगा दोस्त, अगर आपको जैसे ये जल है, आप जानते हैं जल है, आप इसे देखेंगे दोस्त, इसका अंतः रूपांतरण हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है देखिएगा। यह जल जब आप ठोस अवस्था की बात करेंगे तो यह बर्फ में होगा। किस में होगा दोस्त, बर्फ में। अगर उसी प्रकार आप द्रव में अगर इसकी द्रव की स्थिति जानेंगे तो ये आपका जल खुद ही द्रव अवस्था में यानी रूम टेम्परेचर पर आपके रहेगा। और जब आप इसे गैस के रूप में बात करेंगे, गैस के रूप में बात करेंगे दोस्त, तो ये आपका वाष्प अवस्था में आएगा। किसमें, वाष्प अवस्था में। ये आप जो देख रहे हैं ना दोस्त कि जल का आप ये अंतः रूपांतरण है। क्या है अंतः रूपांतरण, मतलब कि ये जो जल है इनके अंदर की जो रासायनिक परिवर्तन इनके अंतर्गत नहीं हुआ है, इनकी बस अवस्थाएं चेंज हुई हैं। यह पुनः ठोस से द्रव हो सकता है और द्रव से वाष्प हो सकता है और पुनः यह द्रव जा सकता है और द्रव से ठोस अवस्था में आ सकता है। यानी कि इनके जो रूपांतरण है अंतर रूपांतरण हो रहा है दोस्त, यानी कि इनकी अवस्थाएं बदल रही हैं, ना कि इनके अंतर्गत जो भी कण है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो वही पॉइंट है दोस्त, समझिएगा क्या है, अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन होता है। यानी कि किसी भी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि आपने देखा ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, उसी प्रकार दोस्त ये क्या है जब जल अपने ठोस अवस्था में आ रहा है या गैस अवस्था में आ रहा है तो ये इनका अंतः रूपांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है, अंतः रूपांतरण। और अंतः रूपांतरण एक कैसी प्रक्रिया है, भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। अब आइएगा थर्ड पॉइंट पर, समझिएगा क्या कह रहा है दोस्त कि ये पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होता है। यानी कि समझिएगा ये जो भौतिक परिवर्तन होता है, किसी भी पदार्थ जब भौतिक परिवर्तन कर रहा है तो उनके अंदर के जो भी कण हैं, अणु हैं, वो बिना अपना किसी रासायनिक परिवर्तन किए हुए भौतिक परिवर्तन करते हैं। यानी कि अगर आपको कोई बोल दे या फिर आपको एक नंबर में आ जाए कि क्या भौतिक परिवर्तन पदार्थों के कण रासायनिक गुणधर्म उनके बदल जाते हैं या उनके संगठन जो हैं रासायनिक संगठन बदलते हैं, तो नहीं बदलते हैं। ये आपके एक नंबर में आने का चांस है। हमने समझिया। अब समझिएगा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं दोस्त कि आपका ये H2O जिस प्रकार ये जल हो गया आपका, देख सकते हैं ये आप जल को क्या बोलते हैं, H2O। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं ये H2O जो ठोस में जा रहा है तो O2 अलग हो जा रहा है, H2 अलग हो जा रहा है, तो ऐसा बात नहीं है दोस्त।
मतलब इनकी अवस्थाएं सिर्फ बदल रही हैं, परंतु इनके जो केमिकल बॉन्डिंग है, इनके जो अंदर के कण के संगठन है, जो भी बॉन्ड बनाए हैं वो मौजूद उनके साथ है, वो बदल नहीं रहे हैं। यही बात है दोस्त, यही बात कह रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे में बर्फ, जल, वाष्प, ये हमने आपको लेकर एग्जाम्पल बताया। अभी आपने क्या देखा दोस्त? अभी आपने भौतिक परिवर्तन देखा। भौतिक परिवर्तन में आपने देखा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें यह था दोस्त कि किसी भी जब अवस्थाएं बदलती हैं, किसी भी पदार्थ जब अवस्थाएं बदल रही हैं तो उनका जो अंतः परिवर्तन हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, तो वो भौतिक परिवर्तन में आएगा। किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन में। बाकी आप जानते हैं भौतिक परिवर्तन, आप उसे बाहर से रूप से अवलोकन कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, तो वो भी भौतिक का उसका भौतिक गुण है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त हमारा, समझिएगा दोस्त, अगला पॉइंट है हमारा रासायनिक गुण। क्या है? रासायनिक गुण। समझिएगा दोस्त, अभी आपने भौतिक गुण देखा, अब आप समझिए थोड़ा रासायनिक गुण, समझिएगा दोस्त। देखिएगा, अगर एक ग्लास में हम वाटर रखते हैं और दूसरे ग्लास में हम कोई ऑयल लेते हैं, ऑयल मतलब कोड़ू का ऑयल या सरसों का ऑयल या बादाम का ऑयल, किसी भी प्रकार का ऑयल लेते हैं, परंतु जब इसे हम देखेंगे तो दोनों लिक्विड ही हैं। क्या है दोस्त? दोनों द्रव ही हैं, यानी कि इनका अवस्था सेम है। अवस्था इनका क्या है दोस्त? सेम है, परंतु इनके रासायनिक गुण जो हैं, इनके अंदर जो अणु है दोस्त, या इनके अंदर जो मौजूद कण है, उन कणों का रासायनिक जो गुण है वो डिफरेंट है। यानी कि जो जल का रासायनिक गुण है, जल के कण का, और जो ऑयल का है यानी कि तेल के कण का जो रासायनिक गुण है, दोनों में अंतर है। इस वजह से दोस्त द्रव होते हुए भी, यानी कि एक अवस्था होते हुए भी, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। किस आधार पर डिफरेंट हैं, किस आधार पर अलग हैं? तो वो इनके जो कण के रासायनिक गुण हैं, उस आधार पर जल और तेल एक दूसरे से क्या है? अलग है। आइए समझते हैं। देखिएगा दोस्त, देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है। जैसे हमने आपको ये बताया, जल और खाना पकाने वाला तेल किस प्रकार लिक्विड होते हुए भी एक दूसरे से किस प्रकार अलग है, तो रासायनिक गुण के कारण। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। समझिएगा दोस्त क्या कह रहा है, और इससे हम नया पदार्थ बना पाते हैं। समझिएगा, समझिएगा दोस्त, कह रहा है कि एक पदार्थ, समझिए, एक पदार्थ जो है उसके सभी कण एक गुणधर्म वाले हैं। एक गुणधर्म का होने का मतलब कि इन सभी के, समझिएगा यहां पर देखिएगा दोस्त, ये समझिएगा दोस्त, समझिए। देखिए, ये मान लीजिए ए अलग पदार्थ है और बी एक अलग पदार्थ है, हम इनको लिए हैं। देखिएगा, अब इनके जो अंदर जो कण मौजूद हैं, इनका रासायनिक गुण, इन कणों का दोस्त जो रासायनिक गुण है, इसके अंतर्गत मौजूद बी के अंतर्गत रासायनिक जो कण है दोस्त, जो बी के अंतर्गत कण है, इनका रासायनिक गुण ए के रासायनिक गुण से अलग होगा। किससे अलग होगा? ये दोनों का रासायनिक गुण अलग है। अब समझिएगा दोस्त, अब ये आपस में मिलते हैं, ये आपस में इनको मिलाया जाता है, और जब ये आपस में मिल जाते हैं दोस्त, तो ये एक दूसरा, या यूं कह सकते हैं नया पदार्थ बनाते हैं। एक नया पदार्थ क्या करते हैं? बनाते हैं। यानी कि जो इनके अणु के रासायनिक गुण थे दोस्त, और बी का जो रासायनिक गुण था बी के कण का, वो दोनों जब आपस में मिले तो एक नया पदार्थ का निर्माण किए। एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो भी हो उनके अंदर केमिकल बॉन्डिंग बने या जो भी बंधन बने आपस में, वो बात की बातें हैं, हम बाद में पढ़ेंगे कौन से बॉन्ड बनेंगे, कौन से बॉन्ड नहीं बनेंगे। परंतु जब ये आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, और उसे हम रासायनिक गुण के अंतर्गत या रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। समझिएगा दोस्त एक बार और, अगर हम O2 लेते हैं और एक तरफ H2 लेते हैं, यानी कि इस
दो जार है दोस्त, समझिएगा, दो ग्लास है, एक में O2 है और एक में H2 है। इसका जो O2 का जो अणु होंगे या फिर कण होंगे दोस्त, इनका गुण इस H2 के गुण से जाहिर सी बात है अलग है। मतलब कि अगर यह राम है तो यह श्याम है, राम के गुणधर्म अलग थे, श्याम के गुणधर्म अलग थे। उसी प्रकार O2 का और H2 के गुणधर्म अलग है। जब एक दूसरे से यह मिलते हैं तो H2O का निर्माण करते हैं और H2O के जो कण होंगे, H2O का जो दोस्त कण होगा वो इन दोनों से बिल्कुल नए पदार्थ के रूप में आपको मिलेगा। यही बात है उस लाइन कहने का मतलब, समझिएगा क्या कह रहा है। देखिएगा दोस्त, कह रहा है, क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करते हैं, आपने देखा किस प्रकार क्रिया किए, और अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन करते हैं और इसमें एक नया पदार्थ बनते हैं, ये हमने समझ लिया। अब देखिएगा दोस्त, एक आता है एग्जाम्पल, समझिएगा, एक एग्जाम्पल आता है, मोमबत्ती का लिया जाता है दोस्त। आप देखेंगे कि जब मोमबत्ती जलता है तो दोस्त बोला जाता है उसमें रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों हो रहे हैं। समझेंगे कैसे? जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं दोस्त, तो जो मोम होता है और उसके अंदर एक बाती होती है, अब जैसा कि आप जानते हैं पहले से, जब आप उसे जलाते हैं तो जो मोम है वो पिघलते जाते हैं। क्या होते हैं? पिघलता जाता है। यानी कि जो मोम पिघल रहा है दोस्त, उस पदार्थ का अवस्था का, उस जिस पदार्थ में, वो पदार्थ जो है मोम जिस अवस्था में फिलहाल मौजूद है उसके अवस्था का रूपांतरण हो रहा है, अंतः रूपांतरण हो रहा है। कैसा रूपांतरण हो रहा है? अंतः रूपांतरण हो रहा है। मतलब कि वह मोम पिघल रहा है। जब उसे उष्मा मिलती है तो वह मोम पिघलता है और पिघल कर लिक्विड अवस्था में आता है और पुनः शीतलता प्राप्त होने के बाद वो देखेंगे दोस्त तो वो पुनः अपने ठोस अवस्था में आकर वैसे ही उसी प्रकार मोम की तरह हो जाता है। यानी कि ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। क्या हो गया दोस्त? भौतिक परिवर्तन। अब समझिएगा, उसी मोम का दोस्त जब हम उसे जलाते हैं मोमबत्ती, तो उस हीट से उस मोम का रिएक्शन होता है जिससे हमें हीट निकलता है। क्या निकलता है दोस्त? आप देखे होंगे, जलाए होंगे जब मोमबत्ती, तो आप देखते हैं हमने जलाते हैं और किस प्रकार जो कुछ मोमबत्ती के कण है दोस्त वो अवस्थाएं रूपांतरण कर रहे हैं और पुनः लिक्विड में आकर ठोस होकर पुनः मोमबत्ती बन जाएगी। लेकिन उसमें कुछ मोमबत्ती के ऐसे कण होंगे जो जलकर हीट प्रदान करेंगे, यानी लाइट प्रदान करेंगे, यानी प्रकाश देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर आपको उदाहरण में जो मोमबत्ती लिया गया है यह रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों करता है। हमने अभी समझा दोस्त 2.4 में भौतिक और रासायनिक गुण समझे, कब परिवर्तन कहेंगे कब परिवर्तन नहीं कहेंगे इस बारे में समझा। आइए प्रश्नों को हल करते हैं और भी ज़्यादा अपने डाउट को थोड़ा क्लियर करते हैं। समझिएगा क्या चीज़ है दोस्त, प्रश्न को देखिएगा, एक बार देखिए। समझेंगे दोस्त, प्रश्न को समझेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, इसमें बोल रहा है कि निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि आप जो भी नीचे दिया गया है किसका भौतिक परिवर्तन हो रहा है किसका रासायनिक आपको बताना है। देखिएगा, पेड़ों को काटना, अब जाहिर सी बात है दोस्त, आप पेड़ को काट रहे हैं तो क्या पेड़ को काटने के पश्चात आपको एक अलग पदार्थ का निर्माण हो रहा है? नहीं। तो ये किस में आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन में। किस में आ जाएगा दोस्त? भौतिक परिवर्तन। उसी प्रकार देखिए, अगर एक मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, यानी कोई मक्खन है दोस्त, आप मक्खन लिए बर्तन में डाल दिए, हिट किए, पिघलने लगा, तो ये क्या हो रहा है? उसकी अवस्था का अंतः रूपांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त? उसके अवस्था का अंतः रूपांतरण हो रहा है। जब उसके अवस्था का अंतः रूपांतरण हो रहा है तो आपने पढ़ा है कि किसी भी पदार्थ के अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा दोस्त? भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। उसके आगे देखिएगा दोस्त, क्या है? अलमारी में जंग लगना है। क्या है दोस्त? देख सकते हैं, ये अलमारी में जंग लगना। और अलमारी में जंग लगना दोस्त एक रासायनिक परिवर्तन है। जब वायु जल की उपस्थिति में आपका आयरन अभिक्रिया करता है इनसे, तो जंग का निर्माण होता है।
और जब एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है दोस्त, तो किस में आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में। किस में आ जाएगा दोस्त? रासायनिक परिवर्तन में। अब देखिएगा, जल का उबलकर वाष्प बनना, जाहिर सी बात है जल का आपका क्या हो रहा है? अंतः रूपांतर हो रहा है, यानी इनकी अवस्थाओं का अंतः रूपांतर हो रहा है। ये किस में आ जाएगा? भौतिक में। उसी प्रकार विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटन, यानी समझिएगा दोस्त, अगर जल को अंदर विद्युत तरंग प्रवेश करा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है दोस्त? कि हाइड्रोजन अलग निकल रहा है और ऑक्सीजन अलग निकल रहा है। तो जाहिर से बात है दोस्त, जल के जो मिलकर जिनसे जल बना था वो विघटित हो रहे हैं, वो उनका अलग एक नया पदार्थ बन रहा है। फिलहाल जो जल है उससे एक नया पदार्थ बन रहा है विघटन होने के पश्चात। तो जब नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा? वो विघटन हो या फिर उनके मिलने के पश्चात बने एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्त? रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। अब समझिएगा, जल में साधारण नमक का घुलना। देखेंगे दोस्त कि जल में जब आप नमक घुलाते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और न ही नमक जल के साथ एक बॉन्डिंग बना लेता है। आप इसे हीट देंगे तो अपने आप जल वाष्प बदल जाएगा और आपको नमक प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जल में नमक का घोलना कहीं ना कहीं भौतिक परिवर्तन है। कैसा है दोस्त? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वो आप पुनः उसको वापस पा सकते हैं, पुनः वो उसको आप वापस पा सकते हैं। परंतु रासायनिक जब अभिक्रिया होगी और रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसे पुनः प्राप्त नहीं करना, उसकी अवस्थाएं चेंज हो जाएंगी, उसकी स्थिति चेंज हो जाएंगी, एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। इस वजह से नमक, जल में साधारण नमक का घुलना कैसा परिवर्तन है दोस्त? भौतिक परिवर्तन। फलों से सलाद बनाना, अब बहुत सारे फल हैं, कट करेंगे तो एक नया पदार्थ का तो निर्माण हो नहीं रहा है दोस्त, तो जाहिर सी बात है वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्त? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार लकड़ी और कागज का जलाना, आप समझिएगा, लकड़ी और कागज को जला दिए तो उनकी अवस्थाएं चेंज हो गई, यानी कि अवस्थाएं मतलब कि उनका एक नया ही पदार्थ बन गया। पहले वो कागज था, अब वो एक राख सॉरी दोस्त, पहले वो एक रूप कागज था, जलाने के पश्चात उनके अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जलने के पश्चात दोस्त एक राख के रूप में वो मौजूद होता है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? लकड़ी और कागज क्या हो जाएगा दोस्त? इनका जलना रासायनिक परिवर्तन। अब ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्त। दूसरा में देखेंगे, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करना। ये दोस्त स्वयं क्रिया कर ही आपको पता चलेगा, यानी कि यह व्यक्ति परक आंसर बदल जाएगा। यानी कि हम कुछ और आंसर बता सकते हैं, कोई दूसरा है वो अपने आसपास की चीज़ों को देख रहा है, शुद्ध पदार्थों या मिश्रण जो है उनको उनसे अलग कर रहा है, और उसके नज़र में कुछ और शुद्ध आएगा, हम कुछ और बोल सकते हैं। यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त, इसका आंसर आप क्या बताएंगे। एक बार फिर से समझेंगे, क्या है? अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। तो ये तो व्यक्तिपरक है दोस्त, यानी कोई भी स्टूडेंट क्या पदार्थ लाएगा, शुद्ध है, कैसे अलग करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दोस्त चलते हैं सेशन को। अब चलिए दोस्त पढ़ते हैं 2.5। समझिएगा 2.5 में है दोस्त, आपका 2.4 क्लियर हो गया, 2.4 क्लियर हो गया, 2.5 समझते हैं। शुद्ध पदार्थों के प्रकार, मतलब क्या प्रकार हैं? शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? अब देखिएगा दोस्त, इन शुद्ध पदार्थ, किसी भी शुद्ध पदार्थ, हम आपको शुरू में ही डिफिनीशन बताए थे कि शुद्ध, किसी पदार्थ का शुद्ध होना अशुद्ध होना अलग अलग मैटर है। आप साइंस में पढ़ रहे हैं इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखेंगे, और हमने आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया था कि कैसा भी कोई भी पदार्थ हो उसके सभी कण एक समान होने चाहिए, एक गुणधर्मों वाले होने चाहिए, तभी वह शुद्ध होगा। क्या होगा दोस्त? तभी वह शुद्ध होगा। यानी कि अगर आप सोडियम लिए हैं, यानी कि समझिएगा, अगर आप कोई सोडियम का पैकेट ले लिए हैं दोस्त, तो आपको पूरा उस पैकेट में सिर्फ सोडियम ही नजर आना चाहिए, सोडियम के कण ही और सोडियम के गुणधर्म वाले ही नजर आने चाहिए, कोई और एलिमेंट या फिर कोई और इसमें गुणधर्म वाले कण नजर नहीं आने चाहिए। ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध होना।
अब चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए दोस्त, पदार्थों के रासायनिक संगठन के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। शुद्ध पदार्थों के प्रकार हम देख रहे हैं दोस्त, क्या आप देख रहे हैं? शुद्ध पदार्थों के प्रकार देख रहे हैं। यानी कि अगर रासायनिक संगठनों के आधार पर हम बांटने का कोशिश करें दोस्त, तो यह दो भागों में बढ़ते हैं, तत्व और यौगिक। किसमें दोस्त? तत्व और यौगिक। आइए समझते हैं तत्व क्या है, इसमें तत्व के बारे में समझ लेंगे और जब नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे तो वहाँ पर यौगिक के बारे में समझेंगे। बोलिए, चलिए चलते हैं, तत्व के बारे में समझते हैं। कुछ डाटा है दोस्त, देखेंगे और समझेंगे। देखिए दोस्त, रॉबर्ट बॉयल एक वैज्ञानिक थे दोस्त, जिन्होंने 1661 में तत्व शब्द के बारे में सर्वप्रथम बताया था। रॉबर्ट बॉयल 1661 में तत्व शब्द को सबसे पहले यूज किया था, प्रयोग किया था इन्होंने। और वहाँ पर दोस्त आप देखेंगे कि एक फ्रांस के रसायन हैं जिनका नाम है एंटोनी लॉरेंस लवेजियर, जो 1743 से 1794 के बीच इन्होंने दोस्त तत्व की परिभाषा दी थी। क्या? अब इस तत्व की परिभाषा में इन्होंने क्या बोला था दोस्त, समझिएगा। बोला था इन्होंने कि तत्व पदार्थ वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब समझिएगा, देखिए दोस्त, रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व को बताया, सबसे पहले सर्वप्रथम तत्व शब्द को यूज किया 1661 के करीब। अब 1743 से 1794 के करीब इस बीच में लेवोजियस जो थे, उन्होंने तत्व के बारे में परिभाषाएं दी थी। क्या दी थी? उन्होंने बोला था कि तत्व एक ऐसा चीज है दोस्त जिसे आप किसी और भाग में, किसी और रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं। किसी और रूप में आप इसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। इन्होंने यह तत्व के बारे में बोला था। तत्व वह पदार्थ है, यानी एक मूल रूप है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, यानी किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे आप जल में विद्युत धारा प्रवेश कराए थे दोस्त, अभिक्रित होकर O2 और H2 दिया था, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया था। उसी प्रकार कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया आप अपनाएंगे तो उनका कोई अलग एक अन्य सरल पदार्थ में विभाजित होते हुए तत्व ये नज़र नहीं आएंगे। यानी कि सिंपल बात यह है दोस्त कि तत्व ऐसा समझे वह सूक्ष्मतम रूप है जिसका रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा भी कोई और अन्य भाग आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तत्व अपने आप में एक पूर्ण है, समझेगा। चलेंगे आगे। तत्वों का फिर इन्होंने वर्गीकरण किया दोस्त। क्या किया? तत्वों का वर्गीकरण हुआ और तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। समझेंगे दोस्त। हमने अभी देखा, तत्व के बारे में समझा, रॉबर्ट बॉयल क्या बोले, एंटोनियो लेवोजियस क्या बोले, तत्व के बारे में उन्होंने क्या परिभाषाएं दी, हमने ये समझा। अब हम देखने जा रहे हैं तत्व के कितने भाग बटे हैं, कितने भागों में उनको बांटा गया। तो आप देख सकते हैं 3 भागों में इनको बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। अब एक एक कर हम पढ़ने वाले हैं दोस्त। धातु, उसके पश्चात अधातु, उसके पश्चात उपधातु पढ़ेंगे। समझिएगा धातु क्या है दोस्त। आपके जो किताब है दोस्त बिहार बोर्ड का, उसमें कुछ आपको इस प्रकार धातु के गुणधर्म दिए हुए हैं। आइए समझते हैं धातुओं के प्रायः गुणधर्म क्या होते हैं। देखिएगा, ये चमकीली होती हैं। पहला इनका गुण है दोस्त धातु का, ये कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। दूसरा क्या बोल रहा है दोस्त? ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। यानी कि ये जो धातुएं होते हैं दोस्त, ये पहला नंबर ये चमकीली होती हैं और ये चांदी जैसे सफ़ेद हो सकते हैं या फिर सोने की तरह पीले हो सकते हैं। ये ताप, देखिएगा दोस्त, ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। समझेंगे दोस्त, इसके कहने का मतलब समझिएगा।
बोल रहा है दोस्त कि धातु जो होते हैं ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब कि अगर धातु है, समझेगा, यह धातु है तो यानी कि इसको इस साइड गर्म करेंगे दोस्त तो इधर भी गर्म महसूस होगा। ये धातु की गुण है। अगर इसके अंतर्गत आप इलेक्ट्रिसिटी इस साइड से प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्त, तो आपको इस साइड से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक ले पूरा अच्छे तरह से आ जाएगी। ये होता है सुचालक। क्या होता है दोस्त? सुचालक। आइए समझिए नेक्स्ट पॉइंट। फिर बोल रहा है दोस्त कि ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जाए। तन्य होने का मतलब समझिएगा दोस्त, तन्य होने का मतलब ये है कि ये जो धातुएं होती हैं इनको आसानी से एक वायर के रूप में, यानी आप देख सकते हैं कि कॉपर वायर आता है, चांदी यानी एजी, सिल्वर का वायर आता है, तो उनको इस प्रकार बनाया गया है दोस्त को उनकी लंबाई यानी तन डक्टिलिटी यानी तन उनके अंतर्गत होता है, उनको लंबा पीट कर किया जा सकता है, उनको लंबा एक तार के रूप में बनाया जा सकता है। वो जब बनाया जाएगा तो वो ब्रेक नहीं होखेंगे। क्या? ब्रेक नहीं होखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा दोस्त क्या कह रहा है। ये आघातवर्ध होती हैं, इनको पीटकर महीन चादर में ढाला जा सकता है, जैसा कि आप जानते हैं। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के क्या हैं दोस्त? उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव होता है, इसका मतलब समझिएगा। कुछ ऐसे भी धातु होते हैं दोस्त जो मैक्सिमम जो धातु होते हैं वो आपके रूम टेम्परेचर या कमरे के टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होते हैं। कैसे? ठोस अवस्था में। परंतु उसमें पारा एक ऐसा धातु के रूप में मौजूद है दोस्त जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में यानी द्रव की अवस्था में होता है, और पारा एक अपवाद है। पारा एक क्या है दोस्त? धातु होते हुए भी एक अपवाद है। ये आप गुणधर्म पढ़ लिए, समझ लिए। किसके? धातु के। एक बार अधातु को देखेंगे दोस्त और समझेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है। अधातु ये विभिन्न रंगों के हो सकते हैं, लेकिन आपने धातु में क्या देखा था दोस्त? चांदी की तरह सफ़ेद होंगे या सोने की तरह पीले रंग के होंगे। और अधातु कैसे होते हैं? ये विभिन्न रंग के हो सकते हैं। ये ताप और विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। मतलब कि अगर इनको ताप देंगे तो एक सिरे पर ताप दिए तो दूसरे सिरे पर ताप महसूस नहीं होगा, या इनके अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी वायर लगाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो ये इनके अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी एक सिरे से दूसरे सिरे पर नहीं जा पाएगी। यही होता है कुचालक। तीसरा पॉइंट देखिए, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धन नहीं होती है। यानी कि यह चमकीली नहीं होती हैं, प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती हैं। प्रतिध्वनि का मतलब ध्वनि जिनसे निकल सके। जैसे आपके स्कूलों में घंटी के लिए क्या यूज किया जाता है? लोहा, जो एक धातु है, उससे हम पीटते हैं तो टन टन की आवाज़ निकलती है, उसी के बारे में बोल रहा है। आघातवर्ध है मतलब कि अगर आप अधातु को पीटेंगे तो वो ब्रेक हो सकता है, वो एक चादर के रूप में नहीं बनेगा। यही होता है अधातु के गुण। इसमें कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोस्त। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, कोल हो सकता है, कोक हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, इत्यादि हो सकते हैं। अधातुओं के उदाहरण के लिए ये हैं कुछ आपने देखा जो। अब देखिएगा तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं, समझिएगा तो, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका गुण धातु और अधातु के बीच में होता है, ट्रांजिशन पोजीशन में होते हैं। मतलब कि धातु का गुण है, उसके बाद जो बीच में आता है उपधातु, उसके बाद अधातु। मतलब इनका कैरेक्टर क्या होता है? ट्रांजिशन होते रहता है। मतलब इनके अंदर ट्रांसपोर्ट टाइप का ऐसा लगेगा। इनके अंदर जर्मेनियम हो सकता है, बोरान हो सकता है, सिलिकॉन होता है, आपका मेटलॉयड जिसे हम कहते हैं। उपधातु का मतलब कि जो ऐसा गुण जो अधातु और धातु के गुणों के कहीं ना कहीं बीच में एग्जिस्ट करते हों। मतलब कि यह पूर्ण रूप से कुचालक भी नहीं हो सकते हैं और पूर्ण रूप से सुचालक भी नहीं हो सकते हैं। मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं कि यह ताप के लिए भी कुचालक ही होंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, एलिमेंट मिलेंगे कि जो
नहीं पूर्ण रूप से कुचालक होंगे और नहीं पूर्ण रूप से सुचालक होंगे, वो उपधातु की श्रेणी में आएंगे। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा दोस्त किस प्रकार तत्वों के बारे में हमने समझा, तत्वों का वर्गीकरण देखा, धातु और उपधातु क्या होते हैं, उनकी गुण क्या होती है, हमने ये चीज़ समझा। देखिएगा दोस्त, कुछ तत्वों के बारे में जानकारी है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितना, 100 से अधिक है अकॉर्डिंग टू योर बिहार बोर्ड। इनमें 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष क्या है, मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व में कैसे तत्व हैं दोस्त, ठोस हैं। कैसे हैं, ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान में गैस के रूप में है, यानी कि आप फिलहाल मौजूद तत्वों में 11 तत्व कुछ ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में, कैसे, गैस अवस्था में। 2 तत्व जैसे आप देख सकते हैं पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, कैसे, एक आपने पारा को देखा, एक ब्रोमीन होता है जो कमरे के तापमान पर कैसे हैं, ये तत्व हैं, ध्यान दीजिएगा, धातु नहीं है दोस्त। पारा एक धातु है, पारा एक धातु है, परंतु ब्रोमीन एक किस में आ जाएगा दोस्त, ब्रोमीन एक अधातु में आ जाएगा। तो ये आपके 2 तत्व ऐसे होते हैं जो कमरे के तापमान में कैसे अवस्था में होते हैं, द्रव में। उसी प्रकार गैलियम सीजियम तत्व जो है कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। यानी कि अगर 303 केल्विन या फिर कमरे के तापमान पर या से कुछ मतलब थोड़ा सा अधिक जो भी तापमान इनको मिलेगा, तो ये कैसे अवस्था में हो जाएंगे दोस्त, द्रव अवस्था में। कैसे हो जाएंगे, द्रव अवस्था में। चलिए दोस्त, हमने क्या पढ़ा, हमने 2 पॉइंट पढ़े। 2.4 में 2.3 में आपने पिछले सेशन में पढ़ा था मिश्रणों के घटक के पृथक्करण। दूसरा पॉइंट यानी 2.4 में हमने अभी क्या देखा था दोस्त, रासायनिक गुण, भौतिक गुण। 2.5 में शुद्ध पदार्थों के हमने प्रकार देखा, उनके रासायनिक संगठनों के आधार पर, जिसमें हमने देखा कि रासायनिक संगठनों के आधार पर जो शुद्ध पदार्थ होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। हमने अभी तत्व के बारे में पढ़ा। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु में आपने देखा दोस्त, इनके गुण के बारे में देखा, चमकीले होते हैं, इनका कलर चांदी की तरह सफ़ेद हो सकते हैं या सोने की तरह पीले हो सकते हैं, या सुचालक होते हैं, ताप के और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के, या प्रतिध्वनित होते हैं या आघातपूर्ण होते हैं, इनको वायर में बदला जा सकता है। और अधातु ये इन सभी चीज़ों का उल्टा होता है। और उपधातु अधातु और उपधातु के बीच में कहीं बीच में यह ट्रांजिशन पोजीशन में या बीच में यह लाई करते हैं उपधातु, जिनमें आपने जर्मेनियम देखा था, बोरान देखा था, इत्यादि चीज़ें आपने देखा था। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर अपने सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर मिलेंगे दोस्त, वहाँ पर हम देखेंगे शुद्ध पदार्थ। जो अभी देख रहे थे शुद्ध पदार्थ के प्रकार में आपने देखा था तत्व, अब वहाँ पर हम देखेंगे यौगिक। इसी तरह हम धीरे धीरे अपने सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।